नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 मेगा पोल में। और ये ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए। देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इस मेगा ओपिनियन पोल से ये साफ हो जाएगा कि देश की जनता के मन में क्या चल रहा है और वो किसके पक्ष में मतदान करना चाहता है। न्यूज 18 ने अपने इस मेगा ओपिनियन पोल में देश के 21 राज्यों के आंकड़े जुटाए। इन 21 राज्यों की 518 लोकसभा सीट्स को हमने कवर किया, यानी हमारी टीम ने 95% लोकसभा सीटों तक अपनी एक्सेस की और ये सर्वे कंप्लीट किया। सर्वे का ड्यूरेशन था 12 फरवरी से लेकर के 1 मार्च और हमने 1,18,000 से ज़्यादा लोगों की राय ली है। हर लोकसभा क्षेत्र की कम से कम 3 विधानसभा सीटों को हमने कवर किया है और देश भर में 11 स्थानीय भाषाओं पे हमने बातचीत की लोगों से, जिससे किसी का रिप्रेजेंटेशन रह न जाए। लोगों से सीधा संवाद करके उनकी राय ली गई है और ये कोशिश की गई है कि जेंडर, एज, इनकम ग्रुप, रीजनल, ये सारे रिप्रेजेंटेशन बने, जिससे कि सर्वे बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव लगे। और इसमें एक खास तौर पर एक जियो टैगिंग की गई है इंटरव्यू के दौरान, जिससे कि इसको बिल्कुल ऑथेंटिक और साइंटिफिक बनाने में हमें मदद मिले। तो इस तरीके से हमने इस सर्वे को किया है। एक बिग पिक्चर आपको दिखाते हैं कि अब तक इस सर्वे में जिन जिन राज्यों में हमने बातचीत की है उनमें क्या क्या चीज़ें निकल गई। पहले वो मेन प्लेट दिखाइए जिसमें सारे राज्यों की सीट्स हमने देखी हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से, कहाँ किसको नंबर्स कितने मिल सकते हैं। जैसे बिहार की तरफ आप जाएंगे तो उसमें जो इस समय की ताज़ा स्थिति हम लोगों को दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, उसमें एनडीए को 38 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 सीटें मिल रही हैं। केरल में आप जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउथ का, डीप साउथ का एक ऐसा स्टेट जहां बीजेपी कभी कुछ नहीं कर पाई, अब उसको वहां पे 2 सीट मिलती हुई दिख रही हैं। इंडिया अलायंस के पक्ष में 18 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में 28 और 1 का आंकड़ा निकल के आ रहा है। तमिलनाडु, एक और साउथ स्टेट जहां पे हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा गतिविधियां हैं और बीजेपी बहुत एक्टिव है वहां पे अपने प्रदेश अध्यक्ष के जरिए, वहां 5 सीटें एनडीए को और 30 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती हुई आप दिख रही है। 4 अन्य के खाते में जा रही है। हरियाणा में 10 की 10, पंजाब में 3 सीटें इंडिया अलायंस को, 8 सीटें इंडिया को और 2 सीटें एसएडी होगा जो अदर्स के खाने में आ रहा है। टोटल 13 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 बीजेपी को मिलती दिख रही और दिल्ली में 7 की 7, यानी कुल 162 सीटों का जो सर्वे हमारे पास अब तक है उसमें से 97 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, 59 इंडिया अलायंस के पक्ष में और 6 अन्य के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। हमने आपसे वादा किया था कि थोड़ी देर में हम यूपी का पोल ओपन करेंगे, जो सबसे बड़ा राज्य और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार क्विकली आपके सामने रखते हैं कि बड़े इश्यूज़ क्या थे जिनमें हमने बहुत सारी बातचीत की, क्या क्या बड़े मुद्दे थे जो वोटर्स के मन में चल रहे थे, जिसके आधार पर उन्होंने ये पोजीशनिंग अपनी की है। 85% लोगों का ये मानना है कि जब वो वोट करने चाहते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, उम्मीदवार कोई भी हो, वो मोदी जी का चेहरा देखते हैं और 85% लोग इस बात से कन्विंस हैं कि लोकसभा चुनाव है तो मोदी जी के चेहरे पर वो वोट करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए आप देखिए पैन इंडिया, आपको डीप साउथ में भी जाएंगे तो वहाँ पे इसका असर होता हुआ देखने को मिला है। दूसरा सवाल और जो हमने बड़े पूछे वो लेके आइए सामने, जिसमें किस किस तरीके के इश्यूज़ लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। उस पर हम लोगों ने जब बातचीत की कि पीएम किसान सम्मान निधि के पक्ष में लोगों को लगता है कि इससे फ़ायदा हुआ, 68% लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। अब देखिए वो सारी स्कीम जिसको लाभार्थी वर्ग के लिए बनाया उन्होंने और उसको एक वर्ग क्रिएट किया। पीएम आवास योजना से संतुष्ट हैं 58% लोग, हर घर पे जल पहुंचाया गया नल से 70% लोग उससे सहमत हैं, उज्ज्वला योजना 70% है, जनधन योजना से 66% और आयुष्मान भारत योजना से 61%। ये वो स्कीम्स हैं जो वोटर के मन में है और जिसके आधार पर वोट दे रहा है। और उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनती है वो आंकड़ा भी आपके सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा राज्य, सबसे महत्वपूर्ण राज्य और सबसे ज़्यादा लोग उसमें बात करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लोग कहते हैं कि यूपी की तरफ से ही आता हुआ दिखता है। यूपी का नंबर दिखा दीजिए। अभी वाले छोड़िए इश्यूज, जो कि यूपी का नंबर आ चुका है तो हम उस पर देखेंगे। सबसे पहले 57% वोट यूपी में आते हुए दिख रहे हैं एनडीए के पक्ष में और 77 सीट्स, 2 सीट्स इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही 26% वोट के साथ। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट 9% वोट और अन्य के खाते में 1 सीट और 8% वोट है। कुल मिला के 77 सीट्स बीजेपी प्लस या उनके जो सहयोगी हैं और 57% वोट शेयर उनको
मिल सकता है। इसी बातचीत करेंगे हमारे साथ जो मेहमान, आपको एक बार फटाफट परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खडियाल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, अकुश श्रीवास्तव जी और सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय बत्रा और राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस ओपिनियन पोल में, जहां पे लगभग आधे राज्य तो हमने कवर किए और उसमें एक मैसिव विक्ट्री एनडीए अलायंस की तरफ से होती हुई दिख रही है। यूपी का जो एकदम लेटेस्ट नंबर हमने आपके सामने रखा है उसमें 77 सीट्स आती हुई दिख रही हैं। अकुश जी, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 77 सीटें आती हुई दिख रही हैं। देखिए 77 सीट तो वैसे मैं अक्सर मजाक में कहता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल की स्थिति में चुनाव जो है 10 सीटों पर हो रहा है। 70 तो मान लीजिए उधर गई हुई है। अब 10 सीटों में भी आपने 7 सीटें और जोड़ ली हैं तो 3 है, वो 4 जो मुझे लगता है डाटा में कुछ गड़बड़ है, लेकिन 3 सीटें आपने सिर्फ दी हैं। 2 1 कहा है, लेकिन वो 2 1 ही मानी जाए, अदर्स में मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो सिर्फ एक बीएसपी की है और 2 यादव परिवार की हैं। अगर यही है तो फिर चुनाव किस हालत में, किस तरीके से, किस मोड़ पे जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। मोदी यहाँ हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो उनकी रेटिंग आपने 85% ली है, वो हो सकता है उत्तर प्रदेश की रेटिंग देखी जाएगी तो 90% हो जाएगी। तो शायद वो इतना तूफान, अब इसे तूफान कहा जा सकता है सुनामी के साथ साथ में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा डाटा है और इस पर अगर ये हो जाता है तो ये भारतीय राजनीति का अकेला कमाल भी होगा जो यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है। उसके पीछे कारक एक मोदी हैं और दूसरा कारक योगी है। दोनों मिलकर के जब चीज़ों को चला रहे हों और जिसमें कभी विरोध अभी तक बहुत सामने नहीं दिख रहा है, योगी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई, योगी ने जिस तरीके से अपने आप को मजबूत किया है, तो वो मोदी योगी साथ साथ हैं। तो दोनों का जो चेहरा मिल गया, मैं जो 90% की बात कर रहा हूँ 85+5 वाले में, तो उसमें योगी का चेहरा भी शामिल कर लेता हूँ। तो वो एक बहाव जो है वो बहुत बड़े स्तर पर आता है। और अगर आप मतलब हम लोग जो देखते हैं या बात जो करते हैं, वो उसमें सबसे बड़ा कारक लॉ एंड ऑर्डर है जो योगी का है। सर, आता हूं मैं आपके पास दोबारा और डिटेलिंग करते हैं इसकी। टोटल 242 सीट्स का हमने जो अब तक सर्वे किया, ओपिनियन पोल हमने अभी तक जो हमने रिवील किया है, उसमें से 174 पर एनडीए गठबंधन, 61 पर इंडिया अलायंस और 7 अन्य के खाते में जाती रही। 242 में से 174 काफ़ी मेजर है यहाँ पे। फखरुल हसन चांद जी, भाई ओपिनियन पोल के हिसाब से तो मतलब बिल्कुल आप लोगों को बहुत हालत स्थिति अच्छी नहीं दिख रही, बहुत कमज़ोर स्थिति है। हमारा पोल तो ये कह रहा है। नीरज जी, हाँ, 543 सीटें हैं पूरे लोकसभा की, पूरे देश में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अब सूचना विभाग का बजट उतना ज्यादा है कि मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने 77 सीट भाजपा को क्यों दी, 80 की 80 क्यों नहीं देती। अरे कुछ बजट कम पड़ गया था क्या हमारे मित्र बैठे में भाजपा वाले? अरे कुछ बजट बढ़ा देते तो हो सकता है ये 80 में 80 मिल जाती, क्योंकि कम है, 3 सीटें कम है, क्यों छोड़ी 80? ये 3 सीटें कौन सी 74? अरे सुनो ना फखरुल, 74 हमने जब दी थी तब भी 6 छोड़ दी थी हमने 2014 में। इस बार हमने कहा 3 छोड़ देते हैं। नीरज जी, उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग का बजट तो 1000 करोड़ के ऊपर है, तो इतनी सीट नहीं छूटनी चाहिए थी। और दूसरी बात, मैं आपके सवाल देख रहा था, उन सवालों में अग्निवीर नहीं है, उन सवालों में उत्तर प्रदेश का पेपर लीक नहीं, उन सवालों में किसानों की समस्याएं नहीं, महिला सुरक्षा की कोई बात नहीं है कि कैसे पैरोल दिया जा रहा है बलात्कारियों को, कैसे उनकी सजा माफ की जा रही है, तो महंगाई की कोई बात नहीं है, बेरोजगारी की कोई बात नहीं। तो जब सवाल आप पूछेंगे मन माफिक कि आपको सरकार की योजनाओं से क्या लाभ हुआ, मोदी जी की लोकप्रियता पे आप सवाल पूछिएगा तो हो सकता है परिणाम ऐसे ही है। लेकिन जब सवाल आप पूछिएगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अग्निवीर की समस्या पे, आप पेपर लीक की समस्या पे, तो जो फिगर आप दिखा रहे हैं वो फिगर बिल्कुल पलट जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता वो परिवर्तन चाहती है। आज जमीन पे नीरज जी अगर जाके देखिए तो आज कितना लोग परेशान हैं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई वो आसमान पे है, हम दूध दही पे भी टैक्स ले रहे हैं। फखरुल, आपके सामने स्क्रीन है क्या? देखते रहिए वो सवाल सारे। नहीं,
मैं तो वो सारे सवाल पढ़ लिए थे नीरज जी, पहले ही पढ़ अरे लिए कहाँ थे पढ़ मैंने। लिया? अभी सब सब मैंने दिखाया नहीं, कहाँ से पढ़ लिया नहीं, आप अरे बिना। जन धन योजना, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर अभी योजना। हाँ नहीं, आप कंटिन्यू करो, सवाल नहीं पढ़ते रहो बीच बीच में, आप नहीं, वो नहीं। देखते रहो, आप मन आंखों से पढ़ते रहो, बोलते अरे रहो। भाई, हाँ हम तो वो भी सवाल पढ़ रहे हैं जो इसमें नहीं है। काले धन के 2 करोड़ रोजगार के, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि होली दिवाली गैस का सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं है इसमें। कि किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा था वो भी नहीं है इसमें। महिला शिवम से पूछ सुरक्षा लेते हैं। का वो भी नहीं है। यार शिवम, 3 सीटें कम है आपकी, आप 80 का टारगेट लेके चलने, कम आ रही 3, और हमारे ऊपर आरोप तो लग ही गया है। तो 74 पिछली बार थी, इस बार 77, ठीक है, चलेगा ना इतना? देखिए नीरज जी, क्या है कि 3 सीटों के लिए कम से कम ये विपक्षी लड़ते तो रहेंगे। अगर चुनाव में आपका विपक्षी पहले ही हार मान ले तो फिर वो चुनाव क्या रह जाएगा। पता उनको भी है, राइटिंग ऑन द वॉल है, जानते वो भी है। जितने उनके सांसद हैं वो एक स्कूटर पर आ सकते हैं, लोकसभा जा सकते हैं, उनको तो कार की भी आवश्यकता नहीं, 5 सीटर कार की भी जरूरत नहीं है, जानते हैं। बावजूद उसके उसको भी छोड़ दीजिए, लोकप्रियता के ग्राफ में सरकार कहां गई है जानते हैं, केंद्र सरकार ने कितना काम किया है जानते हैं, मोदी जी की लोकप्रियता क्या है जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद एक हर व्यक्ति में जो एक गौरव है वो जानते हैं, वो सब जानते हैं, वो एक एक चीजें जानते हैं। वो इकोनॉमी के पहलू पर भी जो देश जहां पर जा रहा है वो सब जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब विषय है कि 77, मैं फिर से आपको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 में से 80 सीटें लेकर आ रही है। फखरुल हसन चांद जी इस बात को चांद की तरह अपने कमरे में लगा ले तो बेहतर रहेगा मेरा ख्याल, क्योंकि वो सुबह शाम उसको देखेंगे तो विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि चुनाव के बाद जब ये सीटें चुनाव के बाद आएंगी तो शायद उनको विश्वास ना हो, शपथ ले लो शायद भैया, उनको शपथ हिम्मत ले ना लो, हो, यही शायद तो उनको शपथ ले ऐसा लो, लगे कि आप मेरे साथ मंत्री ये बन क्या जाओ, हो गया। सूचना विभाग आपकी अपने पास रख लो, मंत्री बन जाओ। अरे कब फखरुल भाई, शपथ है? अपने समय तारीख में तो बोल बताओ नहीं भाई। पाते, दूसरे के समय में कूद कर आना, इन बातों से कोई लाभ अरे है भाई, क्या? आपने मेरा कोई नाम बात पर लिया लाभ तो नहीं। मैं आप बोला। अपने समय में बोलिए, मैं आपने अपने मेरा समय नाम में लिया बोल तो रहा मैं बोला। हूँ। 3 सीटों के लिए इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं, 3 नहीं, सीटें नहीं, जो हम मिल रही है अग्निवीर सर्वे के लिए में, लड़ उसके रहे लिए हैं। इतने हम लड़ने की महंगाई जरूरत के नहीं है, लिए इतना लड़ रहे गला हैं, हम खराब क्यों किसानों की करना आय है? दुगनी या करने के लिए दूसरा लड़ रहे अनुराग हैं। भदौरिया उसके क्यों लिए बनना तो है? नहीं लड़ेंगे बनना है, साहब। एक एक करके देखिए, बात करते हैं अडानी प्रेम जी, से। अडानी जी ना हमारा अरे पेट्रोल प्रेम बेचते, से ना आप डीजल किसी के बेचते, लिए ना नहीं कार लड़ रहे बेचते, ना हैं, बस बेचते। आप किसी तो के हम लिए तो नहीं लड़ स्कूटर रहे से हैं। चले जाएंगे मुलायम सिंह जी मित्र। लड़े, लेकिन फिर अडानी उनके जी बाद ले अखिलेश रहेंगे तो यादव आप अपने कैसे लिए लड़े। लड़ोगे? आज वेट, फखरुल हसन चांद जी और शिवम जी दोनों लोग रुकिए। अरे प्रभु सुनो, ये ओपिनियन पोल है, परिणाम नहीं। इतना उत्साहित होने की, इतना लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अभी ये ओपिनियन पोल है, परिणाम थोड़ी है। इतना तक लड़ रहे हैं। और दूसरी चीज, ये शपथ देखो टाइम पे होगी, हमें मेरे को अभी शो करने 1.5 महीने तक। ये क्या मतलब है कल शपथ ले लो? शपथ अपने टाइम पे होगी जब उसका शेड्यूल टाइम होगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ हाँ। नीरज जी, 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, 10 सेकंड में राष्ट्रपति बिल्कुल ओपिनियन पोल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं पूरे तरीके, और ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं राज्यों में आपने जो हमें और जगह सीटें दी होंगी, उनमें उन शोज में शायद मैं ना रहा हूं, वहां पे हम आपसे इत्तेफाक भी ना रखते हो, और हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं आप जो यहां पर सीटें हमें कम दे रहे हैं या ज्यादा रखते हैं, या फिर जो भी फॉर दैट मैटर। लेकिन ग्राउंड पर जो तैयारी है, ग्राउंड पर जो माहौल है, प्रदेश में जो सिचुएशन है, स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तरीके से माहौल है, मैं उस माहौल के आधार पर बता रहा हूं कि आने वाले समय में इस देश के जो बड़े बड़े किले रहे, यानी कि बड़े बड़े दुर्ग रहे नेताओं के, वो अपनी निजी सीट भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी, अब चांद एक रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं अर्शप्रीत के पास जाऊंगा। नहीं, मैं समझता हूँ किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाला परिवार भी जीत जाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह भी जीत जाएंगे, और थाने से अपराधियों को छुड़ा के लेके आने वाले सुब्रत पाठक भी जीत जाएंगे। ये तो जनता बताएगी कि अग्निवीर जैसी योजना लाने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, पेपर लीक कराने वालों को जनता वोट देती है, या उनके साथ खड़े होके कंधे से कंधा मिला के लड़ने वालों को वोट देती है, ये समय बताए। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, सर यूपी का नंबर लेटेस्ट आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने बहुत सारे राज्यों के नंबर्स भी रखे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, सब जगह स्थिति ये दिख रही कि एनडीए भारी मार्जिन से लीड कर रही है, और नॉट ओनली इन सीट्स, वोट परसेंटेज में भी। यूपी में तो बहुत ही कमजोर स्थिति लग रही है इंडिया अलायंस की। और अर्शप्रीत जी, धन्यवाद नीरज जी। जी देखिए, पहले तो ओपिनियन पोल में हम आए ना आए, लोगों के दिल में और सरकार में जरूर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की दुकान है, इसको पक्के तौर पे शटर लगेगा। हरियाणा में भी देखिए आप, टाइम फॉर चेंज आ गया,
अब सेंटर में भी टाइम फॉर चेंज आ चुका है। और हरियाणा का लेटेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा, वो क्यों देखने को मिला, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पे। भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को दूर करने की कोशिश नहीं की, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। कांग्रेस वहां पे भी स्वीप करेगी। दूसरी बात साहब ये है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इनकी है नफरत, हमारी है मोहब्बत। इनका है झूठ, हमारा है सच। इनका है शोर, हमारा है काम, हमारा है ट्रैक रिकॉर्ड। तीसरा ये है, पोल्स की जब बात करती है भारतीय जनता पार्टी तो भूले ना कि लोकसभा 2004 में पोल बहुत गलत चले गए थे। वेस्ट बंगाल 2021 में पोल गलत हो गए थे। यूपी 2017 में पोल गलत हो गए थे। बिहार 2020 में, और मैं आगे बढ़ते ही जा सकता हूं, जहां पे पोल गलत ही गलत हुए हैं। अगला ये है कि गलत होने का कारण क्या हो सकता है। एक तो अलग अलग पोल्स हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि 1% से कम लोगों को पूछा जाता है, सर्वे उनपे होता है 1% से कम पॉपुलेशन पे। फिर जिन पे होता भी है 1% से कम पे, जरूरी नहीं है जहां पे वो वोट कह रहे हैं वहीं पे वो वोट डालेंगे। चौथा ये है कि अनअवेलेबिलिटी है सोशियो इकोनॉमिक और जो कास्ट का डेटा है उसकी। फिर पांचवा साहब ये है, सर्वे करवाइए भारतीय जनता पार्टी के फेलियर्स पे और जो लोगों को मुश्किलात झेलनी पड़ी है उसके बेसिस पे। पूछिए लोगों को 15 लाख मिला कि नहीं मिला, पूछिए लोगों को 2 करोड़ जॉब्स मिली, पूछिए उन्हें डबल की फार्मर्स इनकम। 15 लाख पे अटके हो क्या? 2018 वाला मामला है सर। मैं 1 मिनट काइंडली कंप्लीट कर लूं। फिर लोगों से पूछिएगा कि इस दफा किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है, टीयर गैस शेल्स का, रबर बुलेट्स का, आयरन स्पाइक्स का, एक किसान मारा गया। अर्शप्रीत, एक सवाल आप सुनो ना। अगला जैसे अभी आपने कहा हरियाणा में चेंज हुआ, आप इस बात को रिप्लाई करिए। इन्होंने इससे पहले ऐसे 3 प्रयोग किए हैं। त्रिपुरा में किया है, उत्तराखंड में किया है, गुजरात में किया है, और मैसिव विक्ट्री वहाँ पे हासिल की है। इनको मालूम है कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है। उसको आप ये क्यों मान के नहीं चल रहे हैं? आपने पैटर्न की बात की, अच्छा लगा नीरज जी, मैं उसका जवाब देता हूँ। मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिएगा। पहले तो पैटर्न, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी का भी कोट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक पैटर्न है, उसकी भी हिस्ट्री है। 2004 से पहले कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान हारने के बावजूद सरकार बना गई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी। और इस दफा भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी हारने के बावजूद हम सरकार बनाएंगे। दूसरी बात साहब ये है, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक चीज और कहूंगा। ये जो आप इनके और भी प्रवक्ता बात कर रहे थे दूसरे चैनल पे, कह रहे थे 3 सीटें जो हमारी आ रही हैं पंजाब में बहुत कम है। अरे साहब 3 कम है? आपको 3 बहुत ज्यादा मिल गई, 0 आएंगे। उसका कारण बताता हूँ। सनी देओल जी वहां पे जीते थे गुरदासपुर में, ना तो सनी देओल जी दिखाई दिए, ना उनका नलका दिखाई दिया 5 साल के लिए। अब ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई देगी अगले 5 साल के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना मोदी जी का परिवार, उस परिवार में कभी गरीबों को शामिल ही नहीं किया, कभी जो ऑप्रेस्ड है, माइनॉरिटीज है, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स, उनको शामिल ही नहीं किया। शामिल किया तो अमीरों को, शामिल किया तो कॉर्पोरेट्स को, शामिल किया तो पावरफुल को, और जब 10 साल थे तब अन्नदाता को शामिल ही नहीं करना चाहा इन्होंने। तो मैं पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजभूषण जी अर्शप्रीत जी, है कि नहीं है? मैं पूछूंगा चिन्मयानंद, संदीप, कुलदीप सेंगर आपके परिवार का हिस्सा है कि नहीं है? विजय माल्या हिस्सा है कि नहीं है? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी हिस्सा है कि नहीं है, जिनके लोन डिफॉल्ट, मिलफुल लोन डिफॉल्टर्स के लोन वेव ऑफ आप कर देते हो। और डबल इंजन की बात कर रहे थे। एक ट्रेन चली थी नीरज जी जम्मू से लेके पंजाब तक, वो ड्राइवर के बगैर थी। मुझे तो लगा वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली ट्रेन है। अर्शप्रीत जी, ठीक है, पॉइंट ले लिया मैंने आपका, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब मैं अपने एनालिस्टों के पास भी एक बार चला जाऊँ। कुछ इस बात हो गई है। राजेश बादल जी, यूपी का रिजल्ट ऐसा कोई मतलब जैसे एकदम सरप्राइज हो गए हमारे फखरुल जान जी। अरे 74 सीट जीत चुके भाई साहब 14 में, तो 3 तो बढ़ रही है। ऐसा कौन सा बड़ा आपको लग रहा है ये कैसे हो सकता है? अरे सुनो चांद जी, आई एग्री, गोमती में बहुत पानी बह गया है, वहाँ पे एक रिवर फ्रंट बन गया है, बन के हो सकता है टूट के दोबारा भी बन गया हो। राजेश बादल जी, इतना जो एक आप देख रहे एक सिमेट्री दिख रही है आपको नॉर्थ के स्टेट में, खास तौर पे आप हिमाचल में देखिए, पूरा मध्य प्रदेश में देखिए, और बिहार में आप देखिए, दिल्ली में आप देखिए, क्या इसको कैसे एनालाइज करेंगे, खास तौर पे यूपी में? देखिए नीरज, जहां तक उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात है, तो मैं ये कह सकता हूं कि राम मंदिर वाला जो मसला है उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उत्साह और हौसला बढ़ाने वाला है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि राम मंदिर का मसला जो है छत्तीसगढ़ में भी उतना ही संवेदनशीलता के साथ मतदाता महसूस करेंगे, या पांडिचेरी का मतदाता भी महसूस करेगा, या ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटें बढ़ाने का अगर कोई आधार जो आपको दिख रहा है, या हमारे सर्वे में जो आ रहा है, वो संभवतया राम मंदिर के वजह से आ रहा है।
लेकिन दूसरी बात जो मैं ये और एक और कहना चाहता हूं कि जो हमने अभी जो मुद्दे उठाए हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने दो डबल इंजन की बात की। मैं कहता हूं सारे सवाल एक ही इंजन के उपलब्धियों पर हैं। दूसरा इंजन कहाँ है? दूसरे इंजन की उपलब्धियां तो हैं ही नहीं। आपकी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, जहां जहां भी सरकार है, उस सरकार की कोई स्थानीय उपलब्धियां हैं ही नहीं लगता है। सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियां। एक तो बात यह है। दूसरा, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में चेहरे पर कोई सर्वे करना ठीक नहीं होता। 85% लाभ मिल जाए अलग बात है, 90% मिल जाए, चेहरा कभी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में उपयोगी नहीं होता। सरकार का कामकाज उपयोगी होता है। और मैं आपको बताऊं, 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा चेहरा तो कोई था नहीं। सामने कौन सा चेहरा था? कोई चेहरा नहीं था। 1991 में कोई चेहरा नहीं था, और 1971 में तो इंदिरा गांधी इतना बड़ा लोकप्रिय चेहरा था, लेकिन 1977 में वो चेहरा चला गया। तो कहने का अर्थ यह है कि चेहरे पर आधारित कभी राजनीति का सर्वेक्षण नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। चेहरे पर वोट कभी नहीं मिलना चाहिए। और अगर कभी, एक और बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा था कि हम 100% सीटें जीतेंगे। किसी भी डेमोक्रेसी में बिना प्रतिपक्ष के आप पक्ष की कल्पना कर ही नहीं सकते। 100% अगर आप चाहना अलग बात है जी, चाहना, हमारा दिल तो बहुत कुछ होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में आप अपोजिशन को नहीं चाहें, ये बात ठीक नहीं है। बिना अपोजिशन के पक्ष को काम करने देने की अनुमति देना मतलब अधिनायकवाद को निमंत्रण देना है। और तीसरी अंतिम बात मैं कहता हूं आपसे, अभी हमारी जो बात आई थी कि चलिए 81 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 81 करोड़ लोगों को कम से कम 2014 के या 15 के बाद जब से देना शुरू किया, उसके पहले जो पैसे खर्च करते थे वो अपने खाने पर, अगर 1000 रुपए भी एक गरीब परिवार खर्च करता था तो 10 साल में लाख रुपए तो उसके पास इकट्ठे हो गए। लेकिन हंगर रिपोर्ट का फिर खंडन क्यों करते हैं आप? फिर आपको मानना होगा कि 81 करोड़ लोग आपके देश में इतने कमजोर हैं कि आप वो अपने दम पर, अपनी मेहनत पर। बादल सर रुकिए, सर रुकिए, इस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये जो इकोनॉमिक बहस है ना, उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रख के करना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें इसमें जो आप लोगों ने रखी ना, मैं उसको रखते हुए बात पूछना चाहता हूँ। सज्जन कुमार और इनके पास जाऊँगा मैं, बत्रा जी के पास। देखिए, एक तो जो अभी खड़ियाल जी ने कहा कि आपने बहुत कुछ लोगों से पूछ के सर्वे जो बना लिया है। सर्वे कभी 100 करोड़ वोटर्स पूछे थोड़ी बनता है कि 100 करोड़ लोगों से एक साथ पूछूँ जाके, ये गलत है, पहली बात। दूसरी चीज़, बत्रा जी सर्वे करते हैं, साइंटिफिक सर्वे वो होता है और रिप्रेजेंटेटिव वही होता है जिसमें सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो। आप 10 लाख लोगों से बात करके सही सर्वे नहीं कर सकते। आपने एज ग्रुप, जेंडर, रीजन, कास्ट, ये सारे फैक्टर अगर आपने रखे तो आपका छोटा सर्वे भी बहुत सही पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा पहली बात तो। इसलिए सर्वे और पे बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए कि बहुत छोटा सर्वे से कुछ नहीं होगा। आप सर्वे से डिसएग्री कर सकते हैं कंप्लीटली कि मेरे को नहीं पसंद सर्वे, इट्स ओके, बट सर्वे का जो तरीका हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा एक बात कहा गया अभी राजेश बादल जी कि चेहरे पर नहीं होना चाहिए। सर देखिए, नेहरू जी से लेकर के आज तक ये देश ऐसा कभी हुआ ही नहीं कोई चुनाव जिसमें चेहरा ना हो। चेहरा होता है, वो चेहरा हारे जीते ये अलग बात है, लेकिन वो चेहरा होता है। वाजपेयी जी का चेहरा था 2004 में, नहीं चला, लोगों को नहीं आया। उसके हार के कारणों की मीमांसा हो सकती है। इस बार के जो ये चेहरा हो रहा है, इसमें स्कीम्स हैं, हम अपने सर्वे में दिखा रहे हैं आपको कि किस किस स्कीम्स में लोगों की राय क्या, वो सवाल हमने पूछे हैं। तीसरी बात कि हमको जो दिख रहा है सर, हम केवल उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा है, हमारा काम सिर्फ वो है कि हम उसको सामने रखते हैं। सज्जन कुमार जी, क्या ये जो तस्वीर इस समय पूरे भारत की बनती हुई दिख रही है, आधे राज्यों को हमने लगभग खोल दिया है और इसके बाद भी हम करेंगे, इसमें चेहरा भी है, स्कीम्स भी हैं, और वो हर संभावित सवाल है जो लोग इस समय रेस करें, ये पूछा कि नहीं पूछा, वो पूछा ही नहीं पूछा। पूछा था भैया हमने, सारे सब सामने हैं आपके। और तो साउथ में भी एनरोड हो गया। अभी शिवम जी से उस पर कमेंट लूंगा, केरल और तमिलनाडु में भी सीटें मिल रही बीजेपी को। देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। सब ये जो सर्वे है वो एक इंडक्टिव मेथड का पार्ट है, और उसमें कभी भी आप ये कहें कि आप 1% लोगों का, अरे 1% कितना बड़ा कोई भी साइंटिफिक सर्वे करता है। भारत जैसे देश में 1% तो असंभव है, वो साइंटिफिकली उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। दूसरी बात, जो आपका सैंपल साइज है ये काफी बड़ा है, 1 लाख से ऊपर। और बिल्कुल सही बात है कि
सर्वे में सबसे बड़ी बात जो सैंपलिंग करते हैं उसकी रिपनेस, वो समाज के फॉल्ट लाइंस को, चाहे वो कम्युनिटी वाइज हो, चाहे एज वाइज हो, जेंडर वाइज हो, रीजन वाइज हो, उसको वो रिफ्लेक्ट करे, उसकी बनावट को मोटा मोटी करे। यूएस वगैरह का आप देखें, काफी साइंटिफिक सैंपल होता है और बहुत छोटा सैंपल होता है हमारे तुलना में, तो और वो काफी सटीक जाते हैं। इसलिए इस मामले में बिल्कुल ये प्रश्न उठाना कि भाई कितना बड़ा सैंपल साइज है, एन कितना बड़ा है, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोच के बारे में जानकारी नहीं दिखाता है। दूसरी बात देखिए कि अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। कोई भी सर्वे करता है, जो क्वांटिटेटिव सर्वे करता है क्वेश्चनर के बेस पे, इसी तरह के सवालों को पूछता है, जिसमें आप उसमें क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल में वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव से लेके, स्थानीय पार्टियों से लेके आप राष्ट्रीय मुद्दों पे आते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व पे आते हैं, और उस तरीके से लोगों का ओपिनियन पूछते हैं और उनके बैकग्राउंड से उसको कोरिलेट कर देते हैं। उस तरीके से जो कोरिलेशन आता है वो आपको पता चल जाता है। तो अभी जो आप सर्वे दिखा रहे हैं उसमें तो सैंपल साइज जो है काफी बड़ा है। सीएसडीएस तो बहुत सटीक हुआ करता था अपने समय में, लेकिन इतना बड़ा सैंपल उसने कभी नहीं लिया। हाँ, साइंटिफिक वो जरूर एक समय में हुआ करता था, अब उसकी विश्वसनीयता इसलिए कम हुई है कि उनका उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। और जहां तक बात रही, आप देखिए अभी का, आप कितना भी एक सैद्धांतिक बात करें, टेक्स्ट बुक की बात करें कि लोकतंत्र में चेहरा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हर किसी को पता है कि व्यवहारिक तौर पे भारत का चुनाव जो है लोकसभा का, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह हो रहा है, जहां पे लोगों को चेहरा चाहिए। अब सवाल है, लोगों को चाहिए तो आप लोगों को दोष नहीं दे सकते। वो इसलिए चाहिए क्योंकि लोग जो हैं अपनी धारणा किसी भी चीज के बारे में नेतृत्व को और चेहरा को देख के बनाते हैं। इंदिरा गांधी हारी लेकिन जेपी को देख के हारी, राजीव गांधी हारे, उस समय वीपी सिंह का भी एक चेहरा बन गया था विश्वसनीयता का। अटल बिहारी 90 के दौर में उभर चुके थे, वो धीरे धीरे 98 और 99 में स्थापित हुए। तो चेहरे का एक महत्व है, क्योंकि आज के समय में अगर आप एक चेहरा नहीं देंगे तो एक पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है वह नहीं बन पाता। कांग्रेस की और विपक्षी पार्टियों की और क्षेत्रीय पार्टियों की कुछ एक को छोड़ दें, सारी की सारी क्राइसिस यही है कि जो उनके चेहरे हैं वो रिलेटेबल नहीं है। वो अच्छी बात करते हैं लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। कांग्रेस की तो क्राइसिस यही है। तो चेहरा की प्रासंगिकता है, और इन सारी चीजों को आप सर्वे में जब दिखा रहे हैं तो हम सब लोग जब फील्ड में देते हैं तो हमें वही चीज देखता है। देखिए, एक अंतिम बात, राजस्थान में कांग्रेस हारी, लेकिन गहलोत साहब ने कुछ काम किए थे और इसका नतीजा, भले ही कांग्रेस हार गई, 2018 की तुलना में कांग्रेस को फ्रैक्शनली ज्यादा वोट मिले हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये सर्वे बिल्कुल वही, कुछ भी नया नहीं दिखा रहा है सर्वे। जो भी चीजें, धारणाएं पहले से आम जनमानस में है, लोगों में है, आपने उसको डेटा के माध्यम से एंडोर्स किया है, बस इतना ही फर्क है। ना, एक और नंबर आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी, इन सब के, ये सवाल भी हम लोगों ने पूछा कि नौकरियों के मौकों में बढ़ोतरी, यानी कौन ज़्यादा नौकरियां दे सकता है, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा किस पर भरोसा है। तो 58% नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, 20% राहुल गांधी पे भरोसा है, 11% केजरीवाल जी और 11% ममता बनर्जी जी। ये सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं। खैर, बत्रा जी, उत्तर प्रदेश 77 सीट, एक सर्वे और दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब बत्रा जी आप जवाब देना शुरू करिए, वो स्क्रीन पे आता रहेगा कि राम मंदिर का जिक्र आया कि उसका कितना असर है। तो उस सवाल को हमने पूछा लोगों से कि भैया इसका क्या असर हो सकता है। तो उन लोगों का मानना है कि 64% लोगों का मानना है कि ये राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है। 64% लोग ये मानते हैं। ये एक बड़ा नंबर है जो दिख रहा है आपको। बत्रा जी। नीरज जी, राम मंदिर एक एलिमेंट है स्ट्रैटेजी का, इट इज नॉट दी एलिमेंट। तो ये जो हम लोग कभी ना कभी ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि बीजेपी राम मंदिर के भरोसे ही सब कुछ कर रही है। राम मंदिर इज वन पार्ट ऑफ द लार्जर स्ट्रैटेजी। उनकी स्ट्रैटेजी में रिलीजन भी है, कास्ट भी है, डिलीवरी भी है, नेशनलिज्म भी है, मोदी की गारंटी भी है। तो ऐसे में राम मंदिर एक गैल्वेनाइजिंग फैक्टर हो सकता है आपके काडर के लिए, एक इवेंट बना सकता है, आपको आईबॉल्स दे सकता है। लेकिन क्या वो केवल उसी के आधार पे चल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। और रिपीटेडली हमने देखा है कि बीजेपी मल्टीपल फ्रंट्स पे फायर करती है। ऑपोजिशन की प्रॉब्लम, जो भी सज्जन भाई ने कहा, बात अच्छी करते हैं लेकिन रिलेटेबल नहीं है। मैं इसमें एक और बात जोड़ दूं कि कभी कभी बात जो अच्छी करते हैं यूनिडायमेंशनल करते हैं।
अभी कांग्रेस सोशल जस्टिस और वेलफेयर पे बहुत हाई है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हालांकि उसकी मार्केटिंग और अच्छे से हो सकती है, इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन क्या कांग्रेस का सारा प्लैंक सोशल जस्टिस और वेलफेयर पे होना चाहिए? एस्पिरेशनल इंडिया के लिए उनका जो एक नैरेटिव है, फॉरेन पॉलिसी पे वो क्या करेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी पे वो क्या करेंगे, इस पे तो बात कोई हो नहीं रही। तो कांग्रेस का जो नैरेटिव, चाहे वो A1 हो सोशल सिक्योरिटी पे, वेलफेयर पे, वो बीजेपी की केवल एक एलिमेंट से टकरा रहा है और टक्कर दे पा रहा है। लेकिन 4-5 और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसपे बीजेपी बात करती रहती है। अभी आप देखिए, मोदी जी AI के बारे में बात करते हैं, वो रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो आप उन डिफरेंट नैरेटिव्स को टक्कर कैसे देंगे? प्लस कांग्रेस के पास मुझे लगता है ऐसे चेहरे हैं जो अलग अलग नैरेटिव्स के फेस बन सकते हैं। थरूर साहब हैं, वो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। सचिन पायलट है, वो मिडिल क्लास के रिलेटेबल फेस है। सचिन पायलट को तो अब यूज भी किया जा रहा है, लेकिन क्या उनके पोटेंशियल को रियलाइज किया जा रहा है? मैं नहीं मानता। वापस आए यूपी पर, तो 77 सीट्स और 2 सीटें इंडिया अलायंस को। इसका मतलब अगर आप डेटा खंगालें कि कहीं ना कहीं रायबरेली भी मुश्किल में दिखती है, क्योंकि 2 सीटें जो आ रही हैं वो, अगर वो एसपी की जो ट्रेडिशनल सीटें हैं वो हैं, तो इसका मतलब कि रायबरेली की सीट हाथ से निकल रही है। अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा धक्का है, और ये वन वे मैंडेट है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है नीरज जी, बीएसपी का वोट शेयर 10% से नीचे दिखा रहा है आपका सर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इसका मतलब बीएसपी का जो वोट शेयर डाउन गया है, उसका बहुत फायदा बीजेपी को हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि जैसे जैसे बीजेपी का वोट टूटेगा, भाजपा बेहतर पोजीशन में है उस वोट को क्लेम करने के लिए। जो इंडिया अलायंस है, जिसका वोट शेयर में 26-27% आप दिखा रहे हैं, तो अखिलेश जी पिछली बार आधी सीटें लड़के 21% लाए थे मायावती जी के वोट ट्रांसफर से। हालांकि वो परफेक्ट नहीं हुआ था। अगर ये आंकड़ा सही है तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी उस वोट शेयर को तो बरकरार रख रहे हैं, लेकिन सीटें ज्यादा लड़ रहे हैं, तो ये उनका भी लॉस है। और कांग्रेस का मुझे इसमें 5-6% से ऊपर वोट शेयर नहीं दिखता। तो ये वन वे है। ये 77 का हो सकता है, 73-74 हो। सज्जन भाई ने जो कहा कि सर्वे साइंटिफिक होता है, एक्यूरेट होता है, मैं इसमें एक बात जोड़ देता हूं। सर्वे साइंटिफिक होता है, एक्यूरेट होता है, सीट प्रोजेक्शन थोड़ा ट्रिकी होता है। तो सेम सर्वे की फाइंडिंग से आपका एल्गोरिथम और मेरा एल्गोरिथम 77 दे सकता है या 72 दे सकता है, बट इतना फर्क नहीं होगा ज्यादा। तो कहने का मतलब बीजेपी 70 क्रॉस कर रही है यूपी में, आप 77 दे रहे हैं, हो सकता है हम 72-73 दें, और अंत में हो सकता है कि इसी के आसपास एक फिगर आए। तो ये मतलब यूपी का जो जी 5% का स्टैंडर्ड डिविएशन तो लेके चलते ही लोग। इसमें तो ये अनसेड है। कोई भी सर्वे करेगा तो पहले बात तो सर्वे, हम तो कहेंगे कि जो हमने किया वही सच हो जाए, लेकिन ये सच नहीं होता है। जो रिजल्ट आएगा वो सच होता है। और 5% का आप मार्जिन लेके चलते हैं कि भाई 5% बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो जब फाइनल नंबर आएगा वो उसका, लेकिन एक डायरेक्शनल चीज़ आपको दिख जाती है कि माहौल क्या है, जिसको हिंदी में मन में क्या चल रहा है लोगों के, वो तो दिख जाता है। ये बता जी, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा हूं नीरज जी, कोई भी किसी भी सर्वे ने यूपी में अभी तक भाजपा को 65-67 से कम सीटें नहीं दी है। तो जब कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि बीजेपी 65+ जा रही है, इसका मतलब वो है, वो हवा चल रही है उस दिशा में। लेकिन क्या विपक्ष इसको नहीं बदल सकता? हम ऐसा तो नहीं कह रहे। विपक्ष अगर आज भी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाता है, अच्छे से कैंपेन करता है, शायद 60 पे ले आए। बट अगर विपक्ष नहीं कर पाता है तो वही आंकड़ा 77 पे पहुंच जाएगा जो आप कह रहे हैं। तो आप वही कह रहे हैं कि डायरेक्शनली सही है। ये एक्सटेंट की क्वेश्चन है कि एक्सटेंट कितना है। अरे अर्शप्रीत फड़ियाल जी, रायबरेली और अमेठी के प्रत्याशी क्या तय हुए क्या अभी तक? जो अभी बात बीच में लाए बत्रा जी की रायबरेली सीट में भी दिक्कत हो सकती है, क्या कैंडिडेट कौन है? आप लोगों ने भी डिसाइड नहीं किया लग रहा है। देखिए, ऐसा है नीरज जी, अब जब डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाकई में मीटिंग भी होती है, चर्चा भी होती है, फिर फैसले लिए जाते हैं, सबको कलेक्टिवली इंक्लूड करके, तो टाइम तो लगता है अच्छी चीज को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को टाइम नहीं लगता, क्योंकि एलआई को तो पूछते नहीं है ना, रीजनल एलआई को कुछ समझते ही नहीं ना। 38 तो कहने को है, बस ऊपर से फतवा आता है, सबको फॉलो करना पड़ता है, वरना उनको बाहर कर दिया जाता है, वरना उन्हें डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। और इसी वजह से तो एलआई छोड़ करके गए हैं, चाहे जेजेपी छोड़ के गया, चाहे एआईएडीएमके छोड़ के गया, चाहे समता पार्टी छोड़ के गई, चाहे एसएडी छोड़ के गया, चाहे एसएडी संयुक्त छोड़ के गया, और बहुत सारे।
और 4-5 और तैयारी कर रहे हैं इनको छोड़ने की, क्योंकि पूछते किसी को नहीं, अनफेयर है, बायस्ड है, डिस्क्रिमिनेटरी। अर्शप्रीत रायवली और अमेठी के लिए आपको फखरुल हसन चांद से पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है नीरज जी, हम वो 2 सीट तो आप कभी भी अनाउंस कर सकते कौन लड़ेगा वहां से। देखिए ऐसा है, हम कलेक्टिवली हर एक चीज का फैसला करते हैं, लोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी को उसका मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन जो डबल इंजन है ना साहब, उस डबल इंजन ट्रेन के डब्बे टूटने लगे हैं, इस वजह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। ये जो मैंने आपको 5-6 डब्बे गिनाए, ये टूट के तो चले गए हैं और बहुत सारे टूटने को तैयार हो रहे हैं। और तीसरी बात, ये कह रहे हैं मोदी के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। पहले तो मैंने एक चीज बताऊंगा कि जब आप कहते हैं मोदी के नाम पे, तो यहाँ से आप एक चीज का हिसाब लगा सकते हैं नीरज जी। इसका हिसाब ये लगाइए कि ये कह रहे हैं 38 जो पार्टीज हैं, ना तो उन पार्टीज ने आज तक कुछ किया है, ना उनके लीडर्स ने आज तक कुछ किया है, ना उनकी कोई हिंदुस्तान को देन है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं जो अच्छे दिन लेकर के हैं। और मैं आपको बताया मैंने क्या क्या है, मैंने आपको बताया सब 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, अच्छे दिन आ गए, गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, अच्छे दिन आ गए, बहुत ही बढ़िया दिन आ गए जी। अभी रुको अर्शप्रीत जी, लास्ट चीज ये एक चीज लास्ट कह दूं, देखिए इन्हें मैं बता दूंगा, भारतीय जनता पार्टी ना अपना सिस्टम क्योंकि चलाने में इतना व्यस्त हो जाती है, भूल जाते हैं कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी चीज मैंने बताऊंगा कि ये हमारा ही फायदा हो रहा है जब आप कहते हैं मोदी के नाम पे, क्योंकि मोदी साहब के शब्दों की वैल्यू खत्म हो चुकी है। मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे यार, उन्होंने ओपिनियन पोल का सर्वे कुछ दिखा रहा, आपके कहने को मैं कैसे मान लूं? 10 सर्वे आ चुके अब तक, 25 चैनल सर्वे कर चुके, आप करोगे वैल्यू नहीं। शिवम जवाब दीजिए। अर्शप्रीत जी जवाब उनको देना है, मुझे नहीं, उनका जवाब सुनिए शिवम का। कुछ मेन टॉपिक्स उन्होंने उठाए। मैं अरे अभी टाइम है, अर्शप्रीत दोबारा आऊंगा आपके बीच में बोला नहीं, आशा है कि वो मुझे भी सुन ले थोड़ा सा। उनके पास आप 3 बार चले गए और अभी भी लगातार अर्शप्रीत अभी समय आपके पास आऊंगा दोबारा से एक बार भाई, अभी सुनो। हाँ बोलो शिव। नीरज जी इतनी एक लाइन ही कहनी है, उसके बाद आप इनसे अरे कह तो दिया आपने, एक लाइन कहते हुए 10 लाइन बोल दिया। मोदी साहब ने, थैंक यू, मोदी साहब ने जब मुख्यमंत्री थे कहा था एमएसपी एज लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए। जब 700 किसान हुए थे शहीद, तो इन्होंने लिख के दिया था 6 वादे डिलीवर करेंगे। अब कह रहे हैं इनपुट दो। अर्शप्रीत जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए। मैं मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग ये जो चीज बार बार बोलते हैं ना, एक बार आत्ममंथन भी किया करिए। हर बार ये बात आप लोग कहते हो, हर बार वो वोट लेके आते हैं। कोई फैक्टर है जो आप मिस कर रहे हैं, उसको आप समझना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं डिलीवर कब वो सीएम थे, कब उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद किसानों ने उनको किस तरह से वोट दिया। अभी रुकिए सर, शिवम को जवाब देने दीजिए, शिवम को जवाब दीजिए। अभी रुकिए, शिवम को जवाब दीजिए। शिवम बोलो। थैंक यू शिवम बोलो। थैंक यू। वो लगातार बोल रहे हैं नीरज जी, उनकी आवाज। अर्शप्रीत जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। कोई फायदा नहीं सर, आपको एक सीट भी नहीं मिल रही है यूपी में। प्लीज शांत हो जाइए, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। एक सीट के लाले पड़े हैं यूपी में, अब आप मेरा मुंह खुलवा रहे हैं। सर्वे बोला, शांत हो जाइए वरना ऑडियो डाउन कर दूंगा आपका। ऐसा नहीं होता ना, कंटिन्यूसली आप बोलते रहेंगे। थैंक यू। शांत हो जाइए, ऑडियो डाउन कर दिए इनका। बोलिए शिव। एक सीट के लाले पड़े हैं, ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। भाई ये मुद्दों की, बोलिए जी। अर्शप्रीत जी ने कहा कि मुद्दों की बात करते ही नहीं है। हमें लगा एक बार ऐसा कि किसान आंदोलन के बाद हो सकता है कि भाई हमें सीट ना मिले। हम किसान आंदोलन के बाद किसानों के पास गए, कमल का बटन लेकर के, भैया बताइए, कमल का निशान लेकर के बताइए कि हमने काम किया है कि नहीं किया। उन्होंने हमें मैंडेट दे दिया, उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बन गई। फिर हमें लगा कि हो सकता है केंद्र और राज्य सरकारें काम ना कर रही हो, तो हम छत्तीसगढ़ में लोगों के पास गए। उन्होंने कहा ये लीजिए, भर भर कर प्यार लीजिए। हम राजस्थान में गए, उन्होंने कहा लीजिए भर भर के वोट लीजिए। हम मध्य प्रदेश में गए, उन्होंने कहा लीजिए भर भर के वोट लीजिए। ये कहते हैं कि हम जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते। अगर जनता के मुद्दों पर बात नहीं करते तो हम रिपीट कैसे हो रहे हैं भाई? आप किसी भी फॉर्म में इस इलेक्शन को मान लीजिए, मैं नहीं जाना चाहता डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वो ठीक है, वो वोटर तय कर लेता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक और चीज पर आते हैं। एक विषय लगातार कहा गया कि एक मेरे मित्र ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में राज्यों की यूनिट्स तो काम करती ही नहीं है। आपके सामने उत्तर प्रदेश का सर्वे है जनाब, आपके सामने उत्तर प्रदेश के सर्वे में दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का शेयर उसमें रहा है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का विषय रहा है, उस पर राज्य सरकार ने काम किया है। मध्य प्रदेश में जो सरकार थी उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री ने और तमाम पूरी कैबिनेट ने काम किया है, और उनको समय समय पर आपने क्रेडिट भी किया है। लेकिन आज कहते हैं कि ये तो सिर्फ मोदी जी की बात करते हैं। अब अलायंस पर आते हैं। अर्शप्रीत जी ने कहा कि इनके पास कोई अलायंस ही नहीं है। अरे भैया, जेडीयू हमारे साथ आ गई, आरएलडी हमारे साथ आ गई, जेडीएस की हम बात कर रहे हैं, आज चिराग पासवान जी फिर से वापस आ गए। है कौन आपके पास? कोई भी नहीं है। आंखें खोलकर देखिए, कुछ हालात नहीं है। अब आते हैं अमेठी और रायबरेली।
आप अपनी 5 जनरेशन से जीती आई हुई सीटें नहीं बचा सकते। इस हैसियत में पहुंच गए हैं एक आप ब्रेक कि लेना है मुझे। आपको दंडवत झुककर प्रणाम करता है समाजवादी पार्टी के सामने और दीदी के सामने जो है शिवम एक ब्रेक लेना छोटा सा, रुकिए रुकिए रुकिए, एक छोटा सा ब्रेक से लौट के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से आपका, और हम बात कर रहे हैं मेगा ओपिनियन पोल के बारे में जो लोकसभा से पहले हमने किया है। आधे राज्यों को लगभग हमने आज कवर किया है, कल फिर हम आधे राज्यों को कवर करेंगे और पूरी 543 सीट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन अब तक जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं उसमें एनडीए अलायंस काफ़ी तेज़ बढ़त बनाए हुए। टोटल 242 का अब तक हमने रिवील किया, उसमें से 174 सीटों पर एनडीए अलायंस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, 61 पर इंडिया अलायंस। अभी काफ़ी सारे राज्य और हैं जहाँ पे चीज़ें और साफ़ होती हुई हमें देखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग है इसमें जो स्क्रीन पे आपके ग्राफिक्स हैं कि केरल और तमिलनाडु में भी एनडीए अलायंस का खाता खुलता हुआ दिख रहा है और अच्छे से खुलता हुआ दिख रहा है। मतलब जैसे तमिलनाडु में 5 सीटों का हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है कि वहाँ पे सीट्स आ सकती है, और केरल में सरप्राइजिंगली वहाँ पे 2 सीट्स पे एंट्री होती हुई दिख रही है। तो ये एक बड़ा नंबर आता हुआ दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश सरप्राइज कर रहा है, 77 सीट्स हमारे हिसाब से मिलती हुई दिख रही है इस ओपिनियन पोल में। लेकिन ध्यान रखिए कि ओपिनियन पोल है, परिणाम नहीं। परिणाम तो चुनाव के बाद आएंगे और वो जो होगा वो हमें अंतिम रूप से मान्य होगा। बहुत कम समय होगा इसलिए बहुत छोटे छोटे जवाब देंगे। अकुश सर, आधे देश की स्थिति साफ है और आधे देश की स्थिति हम कल खोलेंगे और डिटेल में जब चर्चा करेंगे और बाकी राज्यों को लेंगे इसमें। इस पूरे सर्वे से कोई एक्स फैक्टर आपको दिख रहा है? देखिए, मुझे एक्स फैक्टर ये दिख रहा है कि चुनाव जो है वो ज़मीन पे लड़ा जाता है, हवा में नहीं लड़ा जाता, ज्ञान पे नहीं लड़ा जाता है। आप ये बताएं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया है, आप ये बताएं कि साहब अब लोकतंत्र नहीं रह गया, वो सामने सामने लड़ा जाता है और सामने सामने बात की जाती है। मुद्दे जो सामने लोगों के हैं वो उस पर होते हैं। आप थ्योरेटिकली जहाँ बात करना शुरू करेंगे, ज्ञान की बातें ज़्यादा बताएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता। दूसरा, विपक्ष ने, कांग्रेस ने, उसके पास कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, चाहे यात्रा की हो। अब न्याय यात्रा, अब आज उन्होंने न्यारी न्याय करके एक बड़ा अच्छा शब्द कॉइन किया, लेकिन उसको कैसे पेश किया है? ऐसे पेश किया है जैसे किसी दरवाजे के नीचे से एक पर्ची घुसेड़ दी जाती है। दरवाज़ा खोल करके बड़े तरीके से एक 10 लोगों के साथ में, 10 महिलाओं के साथ में सामने किया जाता। खड़गे साहब ने एक अकेले कमरे में किया उसको और कह दिया साहब हम 5 ये घोषणाएं करते हैं। इतना बड़ा क्वाइनिंग की है नारी न्याय की, तो कुछ अच्छे तरीके से कुछ संभावना तो निकलती। महिलाओं को तो पता लगता है कि उसके बारे में क्या हो रहा है। अब आप काम भी कर रहे हैं, चोरी से भी कर रहे हैं, दिल भी लगा रहे हैं, नहीं भी लगा रहे हैं, छुप छुप के प्यार भी कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े आप हीर रांझा हैं। तो राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वैसे होती है। राजनीति के लिए आपको 24 घंटे करना पड़ता है। लद्दाख की एक सीट है तो हफ्ते भर वहाँ नहीं रहा जाता है लद्दाख में एक सीट के लिए, या 5 दिन आप ज्ञान देने लंदन नहीं जाना चाहिए आपको। जब उधर हिमाचल का बर्बादी हो रही है, हिमाचल में सरकार गिरने की आशंका नज़र आ रही थी, आप वहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति के प्रेफरेंसेस बदल गए हैं। अब वो 30 साल पहले की राजनीति नहीं है, अब दूसरी राजनीति है जिसमें कब, कहाँ, कैसे और आगे के शतरंज के आगे के खेल 10 घर आगे तक का हिसाब किताब सामने रखा जाता है, तब वो शतरंज में हराया जाता है। यहाँ तो स्थितियाँ ऐसी कि बहुत ज़्यादा आगे तक खेलने की जरूरत ही नहीं, 2 घर बाद ही विजय घोषित हो जाती है। जी फखरुल हसन, ग्राउंड की तैयारी थोड़ी कम दिख रही है। देखिए, जैसे कि अक्कू जी ने कहा ज्ञान से चुनाव नहीं लड़ा जाता, मैं उनकी बात से सहमत हूं। और सज्जन कुमार जी भी बोल रहे थे सर्वे के बारे में। तो देखिए, ज्ञान से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन ज्ञान से सर्वे कराया जाता है। मैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने किया। तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में एक पेपर था रिसर्च, दूसरा था साइकोलॉजी। तो ये जो सब चल रहा है ये मेरे समझ में आता है। बहुत बहुत आसान सर्वे करना, कैसे सैंपलिंग की जाती है, ये तो मनोवैज्ञानिक कि हमें जो सर्वे करना है वो सवाल आपके सामने क्या है। हम अगर आपके सवाल बदल देंगे तो ये सर्वे बदल जाएंगे। ये बात मैं जानता हूं क्योंकि मैं तो सर्वे खुद कर रहा हूं। मैं पीएचडी स्टूडेंट रहा हूं, मुझे मालूम है सैंपलिंग कैसे होती है, मुझे मालूम है कि इन सर्वों को कैसे बदला जा सकता है। अगर सवाल बदल जाएंगे तो ये सर्वे बदल जाएंगे। तो देखिए नीरज जी, मैं साफ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पे कहीं नहीं है। ज्ञान जरूर दे रही है, बड़े बड़े ज्ञान दे रही है, लेकिन अगर जमीन पे बात करते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि पेपर आप क्यों एक नहीं करा पा रहे हो, क्यों पेपर लीक हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं।
अग्निवीर जैसी योजना आप लेके आ रहे हो, उसका कोई जवाब नहीं है। किसान आज सड़क पे बैठे, उसका कोई जवाब नहीं। हाँ, सर्वे करा रहे, सर्वे में उनकी सरकार बन रही है, लेकिन जब सच में चुनाव होगा, इस देश का आम गरीब नौजवान वोट डालने का काम करेगा, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन इस देश पे सरकार बनाएगी। भाजपा की जन विरोधी सरकार, जो किसान मजदूर नौजवान विरोधी है, उसको हटाने का काम करेगी। जी देखिए, मैं अपने शो में हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ये पर्सनल अटैक एक दूसरे पर ना करो। आज आप सब लोग ना मेरे ही ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हो। मैं तो एक छोटा सवाल पूछता हूँ, आप तो पीएचडी किए हुए हो, 2017 से अब तक कितने चुनाव हार चुके हो यूपी में? नहीं, खाली अपने मन में सोचो, जवाब मत दो, अपने मन में सोचो, आपको सर्वे का पता चल जाएगा। बादल सर 36% वोट मिला था, हम तो वो हमारा मनोबल बढ़ाता है कि जब नहीं, देखिए नौजवान हमें वोट देता है तो हमें सर, ताकत मिलती है। चुनाव में नैतिक जीत का कोई मतलब नहीं होता है। नैतिक विजय आपकी हो सकती है कि हमने 35% वोट ले लिया, उसका कोई लाभ नहीं सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बादल, अरे सर समय कम है। अरे फखरुल भाई, अभी कल भी सर्वे है, कल भी हमने बहुत सारे स्टेट से बात करेंगे, आप आइएगा, उसमें लोग चर्चा करेंगे। बादल जी, एक्स फैक्टर, राजेश बादल जी, सर्वे का एक्स फैक्टर क्या दिख रहा है आपको अब तक? क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग? देखिए, सर्वे का अब तक जो है कि देखिए, सर्वे के जो अधिकांश आपके जो अनुमान हैं, तो आपने ठीक कहा कि ये अनुमान है, नतीजे नहीं। तो अनुमानों का जो रुझान है, या अनुमान जिस तरह की ओर संकेत कर रहे हैं, इससे तो हम में से कोई भी असहमत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है, साफ साफ। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष अभी बटा हुआ है, और बहुत साफ साफ जो गठबंधन है उसमें अब जैसे ममता बनर्जी हैं, वो छिटकी हुई हैं, रूठी हुई हैं। महाराष्ट्र अभी बहुत ज्यादा साफ नहीं आया है नामों की स्थितियां, और भी कुछ जगहों से ऐसी ही खबरें हैं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ तो बीजेपी को मिलता दिखाई देता है। लेकिन मैं अंततः यही कहूंगा कि जब तक सारे नाम नहीं आएंगे आमने सामने कौन होगा, तब तक बहुत कुछ चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। जी, राजेश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, यही तो मैं कह भी रहा हूँ आपसे तब से, इतनी देर से। बहुत छोटा जवाब चाहिए कार्तिकेय बत्रा कि तैयारी देखिए ना आप, लेवल ऑफ कंफ्यूजन देखिए आप। मैं ये कह सकता हूँ कि रायबरेली और अमेठी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपकी घरेलू सीट है, 50 साल से वहाँ पे आप लड़ रहे हैं, क्यों नहीं अनाउंस कर दिया आपने अब तक? कौन रहा? सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, एक मार्मिक चिट्ठी थी कि हम यहाँ से नहीं लड़ सकते, ठीक है। अरे सुनो ना भाई हर्षप्रीत जी, मैं कार्तिक जी से सवाल पूछ रहा हूँ, किसने कह दिया नीरज जी? तो बोलो ना कौन लड़ेगा वहां से चुनाव? नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल कर रहे हैं? कहाँ के लिए करें बताओ? आप ऐसा कौन सी सीट के लिए पूछें? ऐसा करिए ना, पूछिए पंजाब में कौन लड़ रहा है, पूछो। सर मैंने रायबरेली पूछा, मैंने आपसे मुरादाबाद नहीं पूछा, मैंने आपसे बरेली नहीं पूछा, मैं आपसे बलिया नहीं पूछ रहा हूँ। उस सीट को पूछो जिसमें 50 साल से आप लड़ रहे हैं और आज उसका कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं। 40 दिन बाद पोलिंग होने वाली है। रुकिए यार हर्षप्रीत जी, हर्षप्रीत जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है। जो सीट आपकी घरेलू है उस पर आप प्रत्याशी तय नहीं कर रहे, लोग वहाँ कंफ्यूजन फैला हुआ, क्या होगा? बत्रा जी, ये लेवल ऑफ कंफ्यूजन और तैयारी है। हर्षप्रीत जी शांत, प्लीज शांत सर, समय एकदम कम है। बत्रा जी 30 सेकंड का जवाब। जी, कांग्रेस क्यों अनाउंस नहीं कर रही, ये तो कांग्रेस ही बेहतर बता पाएगी। बट मैं आपको कहूंगा, आपने कहा था एक्स फैक्टर, मेरे लिए हमेशा से 4 राज्य एक्स फैक्टर वाले हैं इस इलेक्शन में। आज उसमें से एक पे बात हुई है, वो है बिहार। उसमें तो आपके सर्वे ने एनडीए को बढ़त दे दी है, बहुत डिसाइसिव। कल कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जब इस पर बात खुलेगी तब बेहतर समझ में आएगा कि एक्स फैक्टर कितना है कितना नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर है, इंडिया अलायंस का टारगेट बीजेपी को हराना नहीं है, उनको 272 से बीजेपी को कम पे रोकना है। और बीजेपी का टारगेट है कि जितना ऊपर चले जाएं उतना बेहतर, जितना नया रिकॉर्ड सेट करे उतना बेहतर। इस फाइट में ये 4 राज्य बहुत अहम है, और कल जब आप लोग पूरी तस्वीर साफ करेंगे तब शायद समझ में आएगा कि ये एक्स फैक्टर है भी, या यहां पर भी गेम कहीं ना कहीं सेट हो चुकी है एक तरफा। तो मुझे लगता है कि ये मेरा टेक अवे है। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा कि जो साउथ में इनरोड आप दिखा रहे हैं बीजेपी का इस सर्वे में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वो कितना मैं मानता हूं या नहीं वो अलग बात है, वो सीटें कौन सी हैं वो मैं नहीं जानता, बट बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो। जी, वो सीटें जब परिणाम और हम लोग डिटेल करेंगे तो वही पता लग जाएंगी। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक ओपिनियन पोल है, लेकिन लोगों के मन की बात ये है, इसको एक, अगर आप इससे असहमत भी हैं तो अपने मन में इसको एक सैंपल लीजिए
कि आपकी स्थिति क्या है वहाँ पे। मेरे ऊपर आरोप लगा कि ये चुनाव सूचना विभाग, इससे कोई फायदा नहीं है सर। आप 17 से लगातार हार रहे हैं यूपी में और बुरी तरह से हार रहे हैं। 30% वोट लेके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। केवल अरे फखरुल से समय खत्म। 36% वोट के ला रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ, नहीं आप बहुत अच्छे परसेंटेज से नंबर ला रहे हैं, लेकिन उससे खुश होने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सरकार तो लोहिया जी के मानने वाले लोग हैं, जिंदा नहीं ठीक है। अरे आप इससे अगर संतुष्ट है, खुश है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक। नहीं लड़िए, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़ने के लिए तैयारी भी करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय एकदम समाप्त हो गया है। कल जरूर जुड़िएगा, बाकी सारे राज्य जो बच गए हैं आज देश भर के, उन सब पे भी बातचीत होगी, उनका भी नतीजा आपके सामने रखेंगे।